नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो जय घोष 107.8 एफएम। मैं हूं आपका दोस्त राधेश्याम दीक्षित और कार्यक्रम है विमर्श, जिसमें हम आज बात करेंगे कृषि और कृषि से संबंधित तमाम तरह के जो कार्य हैं, एलाइड जो इनिशिएटिव्स हैं, उनसे जुड़े हुई बातें करेंगे। और इसके लिए हमारे बीच में चर्चा करने के लिए जो मेहमान आए हैं वो है डॉक्टर अवतेंद्र मिश्र। आप डीडी एग्रीकल्चर हैं लखनऊ के, आपका बहुत बहुत स्वागत। डॉक्टर साहब, ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि अब कृषि जो भारत को कृषि प्रधान देश माना जाता रहा है, कृषि के विभिन्न आयामों पर हमारी बड़ी पहचान रही है, वो ग्लोबल पहचान है। और साथ में हमारे यहाँ विभिन्न प्रकार की जलवायु है, इसलिए इसमें एग्रेरियन इकोनॉमी होने के नाते इसमें संभावनाएं आजीविका की, रोजगार की, उद्यमिता की असीमित हैं। और इसको देखते हुए अब पूरी दुनिया की नज़र भारत की तरफ है और भारत में भी इस क्षमता के अधिकतम दोहन के लिए बहुत से प्रयास चल रहे हैं। तो डॉक्टर साहब, चूंकि आपका तो कार्यक्षेत्र लखनऊ है, लेकिन आपने विभिन्न भूमिकाओं में काम किया है, तो आप निश्चित रूप से बता सकेंगे कि अभी किस किस तरह से कृषि के क्षेत्र को बढ़ाने के लिए या उसमें किसानों की सुविधाओं को, संसाधनों को, उनको सहयोग के लिए प्रयास चल रहे हैं। देखिए किसी कृषि के क्षेत्र में असीम संभावनाएं भी हैं और असीम चुनौतियां भी हैं। और इन दोनों के बीच में एक सामंजस्य बना के हमारे जो किसान भाई हैं, इनको अपनी प्रगति भी करनी है। जलवायु परिवर्तन जो हो रहे हैं उसके हिसाब से भी अपनी खेती को देखना है और अपनी आय को भी आगे ले जाना है। इन चुनौतियों के बीच में मुख्य रूप से जो उत्तर प्रदेश सरकार है, उसके द्वारा विभिन्न प्रकार की योजनाएं हम लोग चला रहे हैं, जिसमें भूमि की उर्वरा शक्ति को बनाए रखने के लिए सबसे जो आवश्यक है वो प्राकृतिक खेती के ऊपर में ज़्यादा इस समय जोर हम लोग दे रहे हैं। जैविक खेती के साथ साथ में जो प्राकृतिक खेती की बात कर रही है, क्योंकि भूमि हमारी एक बहुत ही नेचुरल रिसोर्स है जिसको कि बना के रखना है। सेव सॉइल्स का जो हम लोग कार्यक्रम चला रहे हैं, क्योंकि इसकी जो उर्वरता है वो खत्म हो रही है धीरे धीरे। जो पोषक तत्व हैं उनमें काफ़ी कमी हो रही है। तो प्राकृतिक खेती के ऊपर में हमको ध्यान देना, जिससे कि हमारी भूमि का स्वास्थ्य, इस धरती माँ का जो स्वास्थ्य है वो बना रहे और आने वाली हमारी जो पीढ़ियाँ हैं उनको हमको पोषक अन्न और पोषक फल है, फूल है, सब्जी है, ये सब मिलती रहे। भूमि के स्वास्थ्य के साथ साथ आवश्यकता इस बात की है कि हमारे पास में जो डाइवर्सिफिकेशन का जो है, हम धान गेहूं के इस चक्र से आगे बढ़ कर के जो वर्ष 2023 रखा गया है, जो ईयर ऑफ मिलेट के नाम से घोषित किया गया, तो उसमें बेसिकली मोटे अनाजों को बढ़ावा देने की नीति है जो पूरे उत्तर प्रदेश में लागू है। और विशेष रूप से हमारे जो बुंदेलखंड का क्षेत्र है हमारा, और बांदा का, मिर्ज़ापुर का जो साइड, चंदौली साइड का जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र में विशेष रूप से मोटे अनाज को बढ़ाने की आवश्यकता है। हमारा जो पश्चिम का क्षेत्र है वो ज्वार का क्षेत्र है, उस क्षेत्र को बढ़ाने की आवश्यकता है। पोषक तत्वों की जो कमी है वो हमारी माताओं में भी है और बच्चों में भी आप देख रहे हैं। तो जो हमारे शिक्षा के कार्यक्रम में मिड डे मील के कार्यक्रम चलते हैं, वहाँ से भी पोषक आहार जाने के लिए मोटे अनाज की बहुत आवश्यकता है। इसके अलावा कृषि को नया आयाम देने के लिए कृषि के अंतर्गत में वर्तमान में लेबरों की कभी समस्या होती है, तो उसके लिए, और विशेष रूप से समय की सबसे बड़ी बात है, तो समय में कृषि के कार्य करने के लिए कृषि यंत्रों की बहुत महत्व है। और प्रदेश सरकार कृषि यंत्रों पे समान रूप से 40% से 50% की सब्सिडी विभिन्न प्रकार के कृषि यंत्रों पे दे रही है। और कृषि को एक उद्योग का दर्जा देने के लिए फार्म मशीनरी बैंक का कॉन्सेप्ट लाया गया, जिसमें कि प्रदेश सरकार द्वारा लगभग 80% अनुदान दिया जा रहा है जो हमारे फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी है, ताकि उनमें बढ़ावा और एफपीओ को और बढ़ावा देने की भी कोशिश की जा रही है। और कृषि को एक संगठित क्षेत्र में ले जाने के पीछे जो उद्देश्य है, जो फार्मर प्रोड्यूसर कंपनीज बनाने का प्रयास चल रहा है, और पूरे प्रदेश में हम लोग 10,000 फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी बनाने का जो लक्ष्य लेके चल रहे हैं, उसमें विशेष रूप से बात यह है कि इसमें किसानों के द्वारा, किसानों के लिए और किसानों के जो खेत हैं उनको मिला करके एक कंपनी का गठन किया जाए। और इसमें किसान भाई रुचि भी ले रहे हैं और ये आने वाले समय में एक पूरा उद्योग का धंधा का स्वरूप लेगा। और सारी योजनाओं में जो एफपीओज हैं, जितने भी कृषि विभाग की योजनाएं हैं, उद्यान विभाग की योजनाएं हैं, मछली पालन से जुड़ी हैं, जितने कृषि और कृषि से अलाइड विभाग हैं, उन सब में एफपीओज के लिए विशेष रूप से एक प्रोत्साहन योजना है। उनको सब्सिडी का पैटर्न ज़्यादा है। और यही आने वाले समय में जब हम एग्रीकल्चर को टेक्निकली और साइंटिफिकली एडवांस की बात कर रहे हैं, तो जब तक एफपीओ के माध्यम से हम संगठित रूप से
क्लस्टर के रूप में खेती को बढ़ावा नहीं देंगे, फल औद्यानिकों को बढ़ावा नहीं देंगे, मार्केटिंग को बढ़ावा नहीं देंगे, उसी के माध्यम से ही कृषकों की आय दुगनी और तिगुनी होने की पूरी संभावना है और उसी दिशा में हम लोग काम भी कर रहे हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रयास है, क्योंकि भारत सरकार और राज्य सरकारें सब मिल करके काम कर रहे हैं। और उत्तर प्रदेश में भी, चूंकि उत्तर प्रदेश बड़ा प्रदेश है आबादी के लिहाज से भी, और यहाँ संसाधनों की और यहाँ पर जो जनजीवन का स्तर है उसमें भी, चूंकि छोटी जोत के किसान यहाँ ज़्यादा हैं उत्तर प्रदेश में, तो उनकी वृद्धि के लिए, उनकी तरक्की के लिए, उनकी परिस्थितियों के समाधान के लिए बहुत से प्रयास किए जा रहे हैं। डॉक्टर साहब से और भी हम बातें करेंगे और ये भी जानेंगे कि अभी चूंकि लखनऊ राजधानी है और राजधानी होने के नाते यहाँ पर जो होता है उसका एक इम्पैक्ट या उसका प्रभाव जो है वो प्रदेश के अन्य जिलों में भी देखने को मिलता है और बड़ी उम्मीदें रहती हैं। वैसे तो उत्तर प्रदेश राजनीति का केंद्र है, पूरे देश में अगर सत्ता चलती है तो उत्तर प्रदेश से केंद्र से चलती है, लेकिन कृषि में भी ऐसा हो सके इस दिशा में भी प्रयास चल रहा है। तो अभी लखनऊ में सेंटर क्या क्या प्रयास चल रहा है? लखनऊ में विशेष रूप से पिछले विगत कुछ वर्षों से हम लोगों ने फोकस, यहाँ का जो क्षेत्र है, चूँकि शहरी क्षेत्र ज़्यादा है, कृषि क्षेत्र थोड़ा कम भी है, लेकिन यहाँ पर फूड प्रोसेसिंग से जुड़ी बहुत सी संभावना है और उसी में पिछले विगत एक वर्ष से इस पर प्रयास चल रहा है। जैसे हमारे पास में मलिहाबाद की फल पट्टी है, केले की खेती का में काफ़ी बढ़ावा हुआ है। इटौंजा साइड में हमारा केले की खेती का काफ़ी बढ़ावा है। ये 2-3 क्षेत्र ऐसे हैं जो औद्योगिकी के क्षेत्र है, फूलों का क्षेत्र है कि सीधे फूल का प्रोडक्शन ज़्यादा होने के बाद में सीधे हमारे पास मार्केट उपलब्धता है मंडी के माध्यम से। मंडी की नई नीति आई उसमें भी वो नई दुकानें जो बना रहे हैं वो ऐसी दुकानें तैयार की जा रही हैं कि जैसे फल फूल सब्जियां हैं इनको हो। दूसरा, हमारा क्षेत्र में चूँकि मॉल का कल्चर है, तो अभी आपने देखा होगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने एग्री मॉल के लिए एक घोषणा करी है। उसका उद्देश्य यही है कि एग्री मॉल के माध्यम से एक ही जगह पर फल है, औद्योगिकी है, फूल है, वेजिटेबल्स हैं, जो पेरिशेबल ग्रेन्स हैं, इन सबको एक जगह लाया जाए। और होटल टूरिज्म बढ़ रहा है, होटल इंडस्ट्रीज हमारी बढ़ रही है, तो इनको उपलब्धता एक ही जगह पर हो। तो विशेष रूप से लखनऊ में फोकस करने के लिए इस समय हम लोग की जो कार्यनीति है, जैसे मैंने बताया कि अब इस साल धान गेहूं के अलावा हम लोग मिलेट्स के ऊपर में फोकस कर रहे हैं। दलहन का क्षेत्र हम लोगों ने बढ़ाया है। तिलहन में सरकार लगातार प्रयास कर रही है। हम लोगों ने इस साल लखनऊ के अंदर में विशेष रूप से पूरे प्रदेश में ही फ्री मिनीकिट के रूप में दलहन तिलहन के बीज बांटे हैं और उसका प्रभाव भी दिख रहा है क्षेत्र में। आप जिधर जाएंगे इस समय वर्तमान में आपको चारों तरफ सरसों दिखाई पड़ रही है। इसी प्रकार से फल पट्टी का विकास के लिए हम लोगों ने वहाँ पर जो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ हैं उनको बढ़ावा देने की आवश्यकता है, पल्प इंडस्ट्रीज लाने की आवश्यकता है, पैक हाउस बनाने की आवश्यकता है। इन सब क्षेत्रों में वर्तमान जिलाधिकारी महोदय के द्वारा भी और CDO मैडम के द्वारा विशेष प्रयास किया जा रहा है और हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जैसे अभी इटौंजा साइड में केले की बढ़ावा देने के लिए केले के एक रेशे निकालने की फैक्ट्री जो हमारे NRLM के समूह उनके माध्यम से हम लोगों ने उसको प्रयास किया है। तो असीम संभावनाएं हैं और लखनऊ का जो क्षेत्र है, यहाँ के जो कार्यक्रम चलेंगे पूरे प्रदेश में निश्चित रूप से यहाँ से बिल्कुल महत्वपूर्ण बात है। और चूंकि स्टार्टअप में भी सरकार ने बहुत सारा प्रोत्साहन देने की बात की है, जिसके तहत बहुत से ऐसे स्टार्टअप्स आ रहे हैं जो युवा हैं, जिनका पहले कृषि के क्षेत्र से वो पलायन कर रहे थे, बाहर जा रहे थे, तकनीक के क्षेत्र में उनका काम ज़्यादा हो रहा था, लेकिन अब एग्री टेक और एग्री स्टार्टअप और एग्री जो तमाम तरह के इम्प्लीमेंट्स हैं उनको बनाने वाले छोटे छोटे बहुत से उद्यमी तैयार हो रहे हैं, स्टार्टअप्स बहुत आ रहे हैं। उनको भी अब नज़र आ रहा है कि इसमें उनकी भागीदारी हो। प्रसंस्करण के क्षेत्र में आ रहे हैं, बेकरी या अन्य जो सेमी प्रोसेस प्रोडक्ट्स हैं या उनकी पैकिंग और ब्रांडिंग और बिक्री में भी बहुत बड़े पैमाने पर कोविड के बाद एक बड़ी जागृति आई है। डॉक्टर साहब से इनके बारे में बात करेंगे, लेकिन एक छोटे से अंतराल के बाद। आप सुनते रहें रेडियो जय घोष। एक बार फिर आपका स्वागत है। आप सुन रहे हैं रेडियो जय घोष 107.8 FM और साथ में आप देख रहे हैं हमारा YouTube प्लेटफॉर्म जय घोष। मैं हूं राधेश्याम दीक्षित और आज हम विमर्श में बात कर रहे हैं डॉक्टर अवधेंद्र कुमार मिश्र जी से। और डॉक्टर मिश्र DD एग्रीकल्चर हैं, यानी उप निदेशक हैं कृषि के लखनऊ में। और आपने बताया कि जो केंद्रित है, बहुत सारे जहाँ जहाँ की जलवायु, जहाँ की परिस्थिति जैसी है, उसके हिसाब से कार्य योजनाएँ बनी हैं और उस पर काम चल रहा है। व्यवहारिक, चूँकि कृषि अपने आप में बहुत बड़ा व्यापक क्षेत्र है, जिसमें अलग फसलों के लिए अलग तरह की तकनीक, अलग तरह के प्रयास की आवश्यकता होती है, तो उस पर भी काम चल रहा है। लेकिन हम बात कर रहे थे कि स्टार्टअप्स के लिए बहुत सारी संभावनाएं हैं, निवेश कृषि के क्षेत्र में ज़्यादा बढ़े, क्योंकि अब ग्लोबली कृषि के क्षेत्र पे निगाह आगे बढ़ रही है और उसमें लोग भागीदार हो रहे हैं। तो लखनऊ में क्या कुछ निवेशकों के लिए हो रहा है, क्या कुछ लखनऊ में प्रयास हो रहे हैं? और जिले के स्तर पर चूँकि इतने सारे इसमें डिपार्टमेंट्स भागीदार होते हैं, व्यवहारिक चुनौतियाँ भी होती हैं, और अभी हमारा जो तंत्र है वो भी धीरे धीरे बहुत अच्छे स्वरूप में आगे बढ़ने के लिए प्रयासरत है। तो सबके साथ
सहभागिता कैसे बढ़े, इसके लिए क्या हो रहा है लखनऊ में? देखिए जी, आप जान रहे हैं कि लखनऊ जनपद के अंदर में दिनांक 10 से 12 फरवरी के बीच में ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट होने जा रहा है, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी की प्रेरणा से और सभी विदेश के लोग आ रहे हैं। उसी परिप्रेक्ष्य में हम लोग 10 जनवरी को एक जनपद लेवल का इन्वेस्टर समिट इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में करने जा रहे हैं, जहाँ पर कि कृषि एवं कृषि से जुड़े हुए जितने भी विभाग हैं, उद्यान है, फिशरीज़ है, सोलर है, हमारे पास में नेडा है, जितने भी इस तरह से जो जुड़े विभाग हैं, इन सब के माध्यम से हम लोग जो नई नीति है, जो एक कृषि के क्षेत्र में बढ़ावा देने के लिए, इन्वेस्टर्स के लिए बढ़ावा देने के लिए, जो स्टार्टअप्स हैं इनके बढ़ावा देने के लिए, इसमें कृषि अवसंरचना निधि, जिसे एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड कहते हैं, इसके बारे में भी लोगों को अपडेट करना है। और हमारी जो कृषि निर्यात नीति नई आई है, सोलर की नई नीति आई है, इस तरह की जितनी भी हमारे पास में नई नीति आई हैं, पशुपालन विभाग में कुक्कुट की नई नीति आई है, इनसे नए इन्वेस्टर्स को अवगत कराना और उनसे विचार विमर्श करके उनको एक प्लेटफॉर्म पे लाना, और उनके जो 1 करोड़ से कम ऊपर की जो परियोजनाएं हैं उनके लिए उन्हें प्रोत्साहित करना। और हम लोग लगभग 5,000 करोड़ रुपए का लक्ष्य लेके चल रहे हैं कि इस जो जनपद लेवल का इन्वेस्टर समिट करेंगे उसके अंतर्गत इन्वेस्टर्स को लाया जाए, और हमारे जो विशेष रूप से जो फार्मर प्रोड्यूसर कंपनीज़ हैं हमारे, इनके लोगों को मिल्क प्रोडक्शन के अंदर में, डेयरी के अंदर में, और कृषि संरचना जो निधि है, बेसिकली ये निधि भारत सरकार द्वारा शुरू की गई थी, जिसमें कि 21-22 से लेकर 23-24 तक के लिए लगभग 2100 करोड़ रुपए का फंड एक क्रिएट किया गया था माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा। तो इसमें जो भी इन्वेस्टर्स हमारे आ रहे हैं, वो जो बैंक से अपनी इस तरह की जो इकाइयां हैं, जो जैसे प्रसंस्करण की इकाइयां हैं, वैल्यू चेन एडिशन की इकाइयां हैं, एक्सपोर्ट यूनिट्स हैं, वैल्यू एडिशन की इकाइयां हैं, कोल्ड स्टोरेज है, राइस मिल्स हैं, पैक हाउसेज हैं, इस तरह की जितनी भी कृषि से जुड़ी हुई जो आधारभूत संरचनाएं और उनको मूल संवर्धन के लिए जितने भी कार्यक्रम हैं, इनमें यदि लोग आगे आते हैं, हमारे किसान भाई आगे आते हैं, जो खेती किसानी से जुड़े हुए समूह हैं, फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी आगे आते हैं, तो इनको जो बैंक के माध्यम से इनकी जो DPR बनेगी इनकी, उसमें जो ब्याज का पोर्शन है, उस ब्याज के पोर्शन में लगभग 3% सब्सिडी जो ब्याज की है वो AIF के माध्यम से उनको दी जाएगी। तो वर्चुअली मान के चलिए कि यदि कोई इन्वेस्टर आता है, वो 7% पे 8% पे अगर ब्याज सामान्य बैंक से लेता है, तो उसका 3% सब्सिडी उसकी जो है इस AIF से, एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड से, वो मीट आउट हो जाएगी। तो उसका ब्याज का परसेंटेज काफ़ी कम होगा, और इसमें काफ़ी इकाइयों को प्रोत्साहित भी किया गया है। इसमें कई हमारे पास में जो कोल्ड स्टोरेज को दिया गया है, धान मिल को दिया गया है, और इसमें मैं और भी जो इसको कार्यक्रम को सुन रहे हैं, मैं जो कृषि से जुड़े हुए लोग हैं जिनके पास अधिक भूमि है, लखनऊ जनपद में भूमि है, जो 5 हेक्टेयर से बड़ी भूमि रखने वाले धारक हैं, जिनके पास पूंजी का निवेश का है, मैं उनसे आह्वान भी करूंगा कि वो 10 जनवरी के समिट में आएँ और इन सारी योजनाओं के बारे में जानें, उत्तर प्रदेश सरकार की क्या नीतियां हैं, हम कहाँ कहाँ उन्हें प्रोत्साहन दे रहे हैं, और कैसे वो अपने कृषि और कृषि से जुड़े हुए जो हमारे संबद्ध विभाग हैं, विशेष रूप से औद्यानिकी में और सब्जी उत्पादन में, फूल उत्पादन में, इनके बारे में जो योजनाएं उनके बारे में जानकारी करें, और इस प्रदेश की जो किसान हित में जो नीति है उसमें अपने पूंजी का निवेश करें और अपनी आय को स्वयं भी बढ़ाएं, और जो उससे संबद्ध किसान हैं उनकी भी आय को बढ़ाएं, जिससे कि उनके जो कच्चे पदार्थ हैं, कच्चा जो उनका उत्पादन है, उनको यहीं पर एक बाज़ार मिल सके, यहीं पे प्रोसेस हो सके, और यहाँ से हम बाहर की इंडस्ट्रीज़ को एक्सपोर्ट कर सकें। ये बहुत महत्वपूर्ण काम है। और जिस एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड की बात की है, उसमें उत्तर प्रदेश ने पूरे देश में जो नीति लागू है उसमें एक और पहल की है, और उसमें अपनी तरफ से भी 3% शायद जी 3% उत्तर प्रदेश सरकार ने एड ऑन किया है, और भारत सरकार 3% जो छूट देती है। तो ये कुल मिलाकर 6% की छूट अगर आप उत्तर प्रदेश में आ रहे हैं, और उत्तर प्रदेश में अगर आप लखनऊ में आ रहे हैं, तो डॉक्टर साहब खुद ये कमिट कर रहे हैं कि वो कृषि के उप निदेशक होने के नाते आपको प्राथमिकता उन सारे निवेशकों को देंगे, उनकी व्यवहारिक चुनौतियों का समाधान भी करेंगे, क्योंकि ये इसमें बहुत तरह की लाइसेंसिंग की ज़रूरत होती है। डॉक्टर साहब, फूड प्रोसेसिंग में फूड लाइसेंस है, फायर सेफ्टी के नॉर्म्स हैं, आपको जो अगर वो विक्रय कर रहे हैं तो जो शॉप एस्टैब्लिशमेंट एक्ट है उसका भी लागू होता है, पोल्यूशन का एक्ट लागू होता है, इस तरह के बहुत सारे लाइसेंसेस की ज़रूरत होती है। उसके संबंध में अभी क्या विचार बना है? क्या वो सारे भागीदार उसमें हम लोग जो बृहद स्तर पर इसमें कर रहे हैं, इसमें सारे पांचों कंपोनेंट्स को कर रहा है, जिसमें कृषि निवेश भी है, टूरिज्म और जो इंडस्ट्रीज़ के लोग हैं इसमें भी हैं, बिजली विभाग के लोगों भी हैं, इसमें सभी जितने आपने विभाग की बात करी, एनवायरनमेंट, पॉल्यूशन, ये सभी लोग उस 10 जनवरी समिट में आ रहे हैं, और इसी संबंध में बैठ करके इस पर चर्चा होगी। और जो किसानों के से जुड़ी हुई या अन्य जो हमारे निवेशक हैं,
अन्य क्षेत्र के भी निवेशक हैं, उनसे जो जुड़ी हुई समस्याएं हैं उस पर विचार विमर्श करके उसका सिंगल विंडो बनाने का प्रयास किया जाएगा, जिससे कि जो भी समस्याएं आ रही हैं वो एक ही जगह से हल हो सकें। और ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि बहुत से, चूंकि कृषि ऐसा क्षेत्र है जिसमें व्यवहारिक चुनौतियां बहुत होती हैं, तो बहुत से खट्टे मीठे अनुभव हो सकते हैं आपके। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि व्यवस्था में और अच्छी सुधार हो और उसमें भागीदारी, जन भागीदारी ज़्यादा हो, तो आप अपने बिंदुओं को लिख करके आप डीडी एग्रीकल्चर को भी आप दे सकते हैं और जिले में भी, जिलाधिकारी के कार्यालय में भी आप दे सकते हैं, ताकि उनका समन्वित भागीदारी हो। और चूंकि एक बहुत पॉजिटिव नोट प्रशासन की तरफ से रखा गया है, ताकि अधिक से अधिक लोग उसमें भागीदारी ले सकें। और बीएससी एजी और एमएससी एजी करने वाले स्टूडेंट्स भी, जो इंस्टीट्यूशंस हैं, क्या उनको भी इसमें कोई अपॉर्चुनिटी? बिल्कुल, ऐसे बच्चे जो जो जिन्होंने बीएससी किया है, एमएससी किया है या एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में वो बच्चे हैं, उनको भी स्टार्टअप्स में आगे आना चाहिए और उनको ऐसे समिट्स में आना चाहिए। जो इस तरह की प्रदर्शनियाँ हमारे लखनऊ में लगती हैं, जो कृषि से जुड़ी हुई प्रदर्शनियाँ लगती हैं, उनको लगातार देखना चाहिए। और वर्तमान में जो नया टेक्नोलॉजी का युग आ गया, जिसमें जितने भी बच्चे हैं आजकल कंप्यूटर सेवी हो गए हैं और वो अपने घर से ही बैठ करके एक्सपोर्ट में बहुत मदद कर सकते हैं। जो रॉ प्रोड्यूसर्स है उसको एक्सपोर्ट में हमारे किसानों को मदद कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि ऐसे ऐसे जो नए युवा आ रहे हैं उनको उद्यम में भी आना चाहिए और एक्सपोर्ट बिजनेस में भी आना चाहिए, सर्विस सेक्टर में भी आना चाहिए, जिससे कि हमारी जो प्रदेश की जो किसान भाई हैं उनको एक अच्छा मार्केट जो है पूरे हिंदुस्तान के लेवल पर और हिंदुस्तान के लेवल से बाहर भी उनको मिल सकता है। अभी जो एफपीओज हैं उनकी सक्रियता बढ़ी है, व्यवहारिक चुनौतियों से वो दो चार होते हुए आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। उनमें भी आप जैसे स्टार्टअप्स जो हैं, जो इम्प्लीमेंट्स में हैं, जो पैकिंग में हैं, ब्रांडिंग में हैं, मार्केटिंग में हैं, या इससे इतर डिजिटल प्रमोशन के क्षेत्र में भी जो काम कर रहे हैं, वो भी अगर कृषि के क्षेत्र में अपना ध्यान केंद्रित करेंगे तो उसमें असीमित संभावनाएं हैं और असीमित आवश्यकताएं हैं जिनकी पूर्ति भी की जा सकती है। और साथ में एक और डॉक्टर साहब, जैसे लोगों की एक अपेक्षा रहती है कि अभी क्योंकि बहुत सारे विभाग अलग अलग हैं, तो किसानों को और जो इस तरह के निवेशक हैं उनको भी अलग अलग विभागों में अलग अलग काम के लिए जाना पड़ता है। तो क्या कुछ एक कॉमन प्लेटफॉर्म ऐसा जहां पर एक जगह से सारी सूचनाएं, जानकारियां, योजनाएं और उनके एग्जीक्यूशन में उस दिशा में मैं विचार विमर्श चल रहा है और निश्चित रूप से जिला प्रशासन के द्वारा उस संबंध में आगे कार्रवाई की जा रही है। और सबका प्रयास यही है कि इसमें एक प्लेटफॉर्म पर ला करके सबको एक जगह लाया जाए, जिससे जो इस तरह से उद्योग लगाने में जो जुड़ी हुई समस्याएं हैं उनका निराकरण कम से कम समय में हो। प्रदेश में आप जान रहे हैं कि बहुत सी चीज़ों में संभावना है। एक क्षेत्र ऐसा है जो मत्स्य पालन का क्षेत्र है, उसमें अपार संभावनाएं हैं इस प्रदेश के अंदर में, और कृषि विभाग भी उसमें अपना योगदान दे रहा है, मत्स्य विभाग दे ही रहा है। हमारे यहाँ एक प्रधानमंत्री किसान सिंचाई योजना के अंतर्गत खेत तालाब योजना चल रही है, जिसके अंदर जो लघु तालाब है, बुंदेलखंड में बृहद तालाब हैं, उनके माध्यम से भी बेसिकली भूमि में जल का शोषण और मत्स्य पालन को बढ़ावा देने का कार्यक्रम चल रहा है। तो ऐसा ये क्षेत्र भी बहुत, इसमें असीम संभावनाएं हैं जिसमें कि किसान भाई मत्स्य पालन के माध्यम से आगे जा सकते हैं। इन्वायरमेंट को ठीक करने के लिए सोलर पर आप देख रहे हैं, सोलर पंप में प्रदेश सरकार इस साल लगभग 10,000 सोलर पंप का लक्ष्य लेकर के आई है। और सोलर पंप का एक ऐसा क्षेत्र है जिसके किसानों को जो उनकी बिजली से जुड़ी हुई समस्याएं हैं, बिजली के बिल उनके काफ़ी कम हो जाते हैं, सुबह से शाम तक उनको पानी खेत पे मिल रहा है, और उसके माध्यम से भी, और जो सबसे बड़ी बात है कि जो डीजल पंप सेट हैं उसकी लागत, डीजल की लागत कम हो रही है, इन्वायरमेंट को आसानी हो रही है। तो मैं किसान भाइयों से भी कहूँगा, सभी से भी कहूँगा कि हमको सोलर को बढ़ावा देना चाहिए। किसानों के लिए सोलर पार्क की स्कीम एक आई है, जिसमें कि वो सोलर पार्क भी अपने जो बंजर भूमि है या जो ऐसी भूमि है जिस पर खेती नहीं कर रहे हैं उनमें सोलर पार्क की स्थापना कर सकते हैं। तो इस क्षेत्र में भी असीम संभावनाएं हैं और सोलर के क्षेत्र को भी हमको आगे लेके जाना है। ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि जो हमारे जो परंपरागत स्रोत हैं उनकी एक सीमा है, लेकिन जो अपरंपरागत हैं यानी कि जो प्रकृति से जुड़े हुए हैं, उनकी ऊर्जा का सदुपयोग आपके जीवन में, आपके खेती में, आपके संसाधनों के विस्तार में बहुत मददगार हो सकता है और उसका लाभ सबको लेना भी चाहिए। और जो लोग ले रहे हैं उनको इससे बहुत बड़े परिणामकारी परिवर्तन देखने को मिले हैं। और साथ ही जब आप खेती की बात कर रहे हैं और जब आपने बात की है कि अभी संसाधनों को और बेहतर करना है, तो अभी जो पोषण बढ़ाना है उसके लिए प्राकृतिक खेती, जिसमें सारे पोषक तत्व धरती में बढ़ाए जाते हैं, उन पोषक तत्वों की उपलब्धता बैक्टीरिया के माध्यम से होती है और उसके माध्यम से आपके जो फसलें हैं उनमें पोषक तत्व आते हैं। जब खेती में पोषक होगा तो खेती के पोषण तत्व आपके फसलों में आएंगे, फसलों से आपके आहार में आते हैं। तो यानी पूरी थाली आपकी पोषण युक्त होती है, जहर मुक्त होती है। ये होना बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर साहब, अभी जैसे एक समन्वय की बात है कि विभागों के समन्वय का प्रयास आपने बताया ही, लेकिन बहुत से ऐसे साथी हैं जिनको समय पर बीज की बात है या समय पर उनको सही जानकारियों की बात है, समय पर उनको प्रशिक्षण की आवश्यकता है। इसके संबंध में अभी क्या क्या प्रयास हुए हैं?
हर राज्य सरकार की और भारत सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं, उन सभी योजनाओं में और सभी विभागों की जितनी भी योजनाएं हैं, उसमें हर योजना में किसानों का प्रशिक्षण, प्रदर्शन, एक्सपोजर विजिट, ये एक इंटीग्रल पार्ट होता है उस योजनाओं का। उस दिशा में सभी विभाग प्रयास करते हैं। इसमें किसानों को मेले के माध्यम से जानकारी होती है, प्रदर्शनी के माध्यम से जानकारी होती है। किसानों को एक्सपोजर विजिट में हम लोग बाहर भेजते हैं, प्रदेश सरकार के जो इंस्टीट्यूट, अच्छे इंस्टीट्यूट्स हैं, वहाँ पे भेजा जाता है। जो प्राकृतिक खेती में से अभी पूरा एक दल हमारे करनाल गया था, वहाँ पर प्राकृतिक खेती के बारे में पूरी जानकारी लेके आए हैं। जो सरसों के हमारा भरतपुर में इंस्टीट्यूट है, वहाँ पर अभी एक दल लखनऊ से मैंने भेजा था कि जो सरसों के बारे में जो तिलहनी फसलें हैं उसके बारे में जानकारी लेके आए। वेटनरी साइंस में आवश्यकता है तो मथुरा में हमारे पास में वेटनरी के इंस्टीट्यूट्स हैं। ऐसे जितने भी प्रदेश सरकार के इंस्टीट्यूट्स हैं, औषधि पौधों के मामले में सीमैप है हमारे पास है, तो सभी जगह पे हर विभाग के इसमें स्कीम्स हैं। और समन्वित रूप से भी प्रयास किया जाता है कि रेडियो के माध्यम से, दूरदर्शन के माध्यम से पत्रकारिता के माध्यम से, हर माध्यम से किसानों को जागरूक करने का प्रयास किया जाता है। ग्राम चौपाल के माध्यम से जो कार्यक्रम चालू किए जाते हैं, एक बहुत बड़ा कार्यक्रम ग्राम चौपाल के माध्यम से शुरू किया गया, जिसमें सभी विभाग जो ग्राम से जुड़े हुए हैं वो सब वहाँ इकट्ठा हो रहे हैं और किसानों की जो समस्याएं हैं उनको सुलझाने का भी प्रयास किया जा रहा है। और किसानों को भी आवश्यकता इस बात की है कि जितनी भी नई जानकारी विभागों से मिलती है उसको वो लें, सीखें और उसको अपने खेत में उतारें, तभी इस प्रदेश की जो उन्नति है और जो किसानों की आय की उन्नति की बात है वो तभी होगी जबकि जो टेक्नोलॉजी वो सीख रहे हैं, देख रहे हैं, उसको खेत में इम्प्लीमेंट करें, वो सबसे आवश्यक है। बिल्कुल, तो जानकारी बेहद ज़रूरी है और अगर आपके पास जानकारी है तो उस जानकारी का सदुपयोग करना भी ज़रूरी है। और जब आप सदुपयोग करते हैं तो कुछ ज़रूरी जो एहतियात हैं उनको भी बरतना बहुत ज़रूरी है। और चूंकि ऐसी शिकायतें आती हैं कि बहुत जगहों पर बिचौलिए या बहुत तरह के ऐसे दलाल मिलते हैं, तो आपको सीधे ऑफिशियल से मिलना है, किसी दलाल या बिचौलिए के चक्कर में नहीं पड़ना है, ताकि किसी तरह के भ्रष्टाचार को प्रश्रय न मिले और पूरी तरह से पारदर्शिता के साथ काम हो। और चूंकि सिटीजन चार्टर भी लागू है, तो सिटीजन चार्टर का सदुपयोग करते हुए आप बाकायदा लिखित शिकायत भी कर सकते हैं यदि ऐसा कोई पाया जाए, क्योंकि पारदर्शिता होगी तो किसान का शोषण नहीं होगा और किसान प्रगति की इस यात्रा में हम कदम हो पाएंगे। चलते चलते डॉक्टर साहब, अगर अपने किसान साथियों से, ऐसे स्टार्टअप के साथियों से, ऐसे निवेशकों से अगर आप कोई आह्वान करना चाहें तो ज़रूर करें। मैं तो सभी किसान भाइयों से कहता हूँ कि कृषि एक ऐसा जुड़ा हुआ क्षेत्र है और यूपी के अंदर में इतनी संभावनाएं हैं कि आप यहाँ की मिट्टी से पूरे देश को आप खिला सकते हैं, बल्कि विदेश में भी काफ़ी दूर तक हम जा सकते हैं। हमारी पोटेंशियल बहुत है और खाली कार्य को आगे जाने की दिशा में हमें बढ़ना है। और जितने भी विभागों से योजनाएं मिल रही हैं उनका फ़ायदा उठाइए और इस बात को ठानिए कि हमें प्रदेश को आगे ले जाना है। और अगर आप ठानेंगे तो निश्चित रूप से जो स्टार्टअप्स हमारे आ रहे हैं, आने वाले समय में हम इस प्रदेश को निश्चित रूप से एक उत्तम प्रदेश ही नहीं सर्वोत्तम प्रदेश बनाने के लिए संकल्प हैं। और कृषि विभाग और जितने भी जुड़े हुए हमारे विभाग हैं, हमारे विभाग के जितने मुखिया हैं, कृषि मंत्री जी हैं, सब विगत 5 सालों से हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि इस कृषि विभाग को एक उच्चतम शिखर पर ले जाएं और हमारे किसानों का जो जीवन स्तर है, उनका जो रहन सहन है, वो बहुत अच्छे स्तर पर जाए। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर अवधेंद्र कुमार मिश्र जी, आप हमारे बीच आए, आपने महत्वपूर्ण जानकारियां दी हैं और आपने आह्वान किया है कि 10 जनवरी अपनी डायरी में नोट कर लें और साथ में भूलें नहीं। इसलिए अपने परिचितों को, अपने दोस्तों को भी बता दें कि आप सबको मिल करके इस प्रयास में भागीदार होना है। और अगर आप निवेशक हैं तो अपनी कार्य योजना के साथ आएँ, और अगर आप पहले से कोई काम कर रहे हैं, उसका उन्नयन करना चाहते हैं, वृद्धि करना चाहते हैं, बढ़ाना चाहते हैं, तो उसके लिए भी आप पहल कर सकते हैं, क्योंकि ये अच्छा अवसर है जहाँ जिला प्रशासन की तरफ से आपकी तरफ हाथ बढ़ाया जा रहा है कि वो हाथ मिलाकर आपके साथ आपकी समस्याओं के समाधान में हम कदम होंगे और उसके प्रचार प्रसार में, उसके विस्तार में भी जो सहभागिता हो सकती है वो भी होगी। और एक ही प्लेटफॉर्म पर जब कई अलग अलग सेक्टर के लोग मिलते हैं तो उनके बीच में भी जो साझेदारियां होती हैं वो भी एक बेहतर परिणाम की दिशा में देखने को मिलती हैं। तो आप सबका स्वागत है 10 जनवरी को इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में, जो कि गोमती नगर लखनऊ में है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण आयोजन है और ये एक अच्छी इनिशिएटिव है। तो आप सबने ये सुना, जाना, इसको और लोगों तक पहुंचाने के लिए हमारे वीडियो को आप शेयर करें। जो हमारा लिंक है ऐप का, उसको आप डाउनलोड करें और आप सुनते हैं तो बार बार उसको सुनें, क्योंकि एक बार सुनने से कई बार बहुत से तथ्य छूट जाते हैं। और इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। हमें ऐसे ही प्यार देते रहें। अगर आपका फीडबैक या आपका कोई प्रश्न है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, ताकि हम उनसे जुड़े हुए अन्य कार्यक्रमों में उसको समाहित कर सकें। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी डॉक्टर साहब, हमारे सभी श्रोताओं और दर्शकों को भी जो हमारे अलग अलग प्लेटफॉर्म पर हमें सुन रहे हैं। आप सबका आभार। सुनते रहिए रेडियो जय घोष। जय